आप सभी गुरुजनों को नमस्कार है। और आज फिर से एक और वीडियो के साथ प्रिंसिपल वैकेंसी यूकेपीएससी 2024 आपके साथ डिस्कशन के लिए मैं आया हूं। तो आप लोगों के साथ आज के वीडियो में जो हमारा मुख्य चर्चा रहेगी वो एक तो ये बिंदु है जो कि हमारा टाइटल है मोटिवेशन, है ना। अब मोटिवेशन आप यूँ ना सोचिए कि मैं सेकंड पेपर के किसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मोटिवेशन मैं इस परीक्षा को जीतने के लिए, इस तैयारी को करने के लिए मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा क्या है डायलेमा में है, उन लोगों के लिए एक क्लियर कट थॉट या साइट देने के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोग मुझे मेरे वीडियोस में कमेंट करके प्रश्न पूछते हैं तो उससे मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि शायद हमारे गुरुजी लोग अभी भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, जबकि एग्ज़ाम अब सर पे खड़ा है। तो मोटिवेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहला पेज जो मैंने लगाया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, ये यूकेपीएससी लेक्चरर रिजल्ट केमिस्ट्री है और इसमें पहली पोजीशन में मेरा नाम आलोक मैठानी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर मुझे पहली पोजीशन इसमें मिली थी। इसके बाद आप देखेंगे ये अटल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ 2023 में, उसमें भी मुझे पहली पोजीशन मिली। अब इन दोनों को दिखाने का मेरा आशय ये है कि कोई भी इनको देख करके बोलेगा कि भाई ये कैंडिडेट इसका मतलब तैयारी वाला है या पढ़ने में ठीक ठाक है। देखिए पहली चीज़ तो यही निकल करके आ रही है ना। लेकिन ये जो कैंडिडेट तैयारी वाला जो इसके लिए कह रहे हैं, मैं उसकी इनसाइड स्टोरी आपको समझा देता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ कि दोनों जगह पहले नंबर पे मैं आ गया। इसके पीछे के जो रहस्य है मैं आपको दो कारणों से उसको बताता हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर पाया। उसका पहला कारण तो देखिए ये है, मैंने यहाँ पे बृहस्पति भगवान की फ़ोटो लगाई हुई है। तो ये मेरा पहला कारण ये है कि भगवान के प्रति थोड़ी सी मेरे अंदर आस्था जगने लगी जब मैं तैयारी कर रहा था, या थोड़ा उससे भी पहले से। तो ये आस्था ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भगवान के प्रति या पर्टिकुलर भगवान के किसी एक भगवान के प्रति होनी चाहिए। इसका कहने का मेरा आशय ये है कि मेरे को एक फेथ आने लगी अंदर से। फेथ मतलब कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब वो थी तो मेरे अंदर की, अब वो रूप किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो भगवान के रूप में हो सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, बस वो अहंकार ना हो। तो अगर एक फेथ आने लगी तो उससे मेरा एक रास्ता थोड़ा बनने लगा। मतलब मैंने चाहना शुरू किया कि मैं इस जगह जाना चाहता हूँ, इस पोस्ट को निकालना चाहता हूँ, इस तरीके से निकालना चाहता हूँ। तो ये फेथ जो थी, अगर इसको कोई भगवान का नाम भी दे सकता है, इसको कोई कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ कि एक जो बड़ा रीज़न था मेरा निकलने का, उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे भगवान या मेरी एक फेथ थी, ठीक है। जो मैंने अपने को फेथ किया, अपने ऊपर फेथ किया, तो उससे मेरा रास्ता बन जाएगा, मैंने ये सोचा। दूसरा बड़ा रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अच्छी जगह काम भी कर रहा था, अभी भी नौकरी लग गया हूँ तो ठीक ठाक जगह, लेकिन आपने अपने को यूं महसूस कराना है कि आप परेशान हैं, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में फोटो में देख सकते हैं आप लोग सभी क्या है, प्रधानाचार्य को ऑफिशिएट कर भी रहे होंगे। तो आप कर भी रहे हैं, घर के नज़दीक भी हो सकते हैं, आपको ठीक भी लग रहा हो और लगना भी चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये फील नहीं करना। आपको अपने को फील क्या कराना है कि अरे यार प्रधानाचार्य तो मैं हूँ, मगर ऐसा क्या है जो मेरे को प्रधानाचार्य जैसा मिल रहा है। ना मुझे उसकी सैलरी मिल रही है, ना मेरे पे उतना रुतबा है, ना मैं वो गजेटेड ऑफिसर हूँ, ठीक है ना। मुझसे बढ़िया तो ये दूसरे प्रवक्ता है, कम से कम आसानी से घर तो जा सकते हैं, मुझे तो छुट्टी लेने के लिए भी 100 नखरे हैं। इसके अलावा आप मतलब अपने को किसी ना किसी तरीके से बैड फील कराइए, चाहे आप ना भी हों उस परिस्थिति में, मगर आप अपने को कैसे फील कराइए कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, मैं परेशानी में हूँ। जब आप अपने को ये कराने शुरू कर देंगे, इससे आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, तो आप अपने कंफर्ट जोन से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तब आप क्या कर सकेंगे, डेयर कर सकेंगे कि इस चीज़ के लिए, इस पहाड़ जैसी तैयारी करने के लिए मन बना सकेंगे। क्योंकि देखिए तैयारी जब तक आपने शुरू नहीं की, ये बहुत पहाड़ जैसी तैयारी है, ठीक है ना। इसी से बचने के लिए आप कुछ ना कुछ रास्ते निकाल रहे हैं। आप सोच रहे हैं चाहे ये कैंसिल हो जाए, चाहे फलाना हो जाए, लेकिन पढ़ने की हिम्मत जुटानी है आपको। तो क्योंकि हम सब पढ़ करके आ रहे हैं, हमें पता है कितना मानसिक तनाव इसमें लगता है, और हमारी दिनचर्या आजकल जो है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इसको। तो ये सब क्या हो रहा था, हम अपने को एक कंफर्ट जोन में ले जा ले रहे थे। तो हमें तुरंत उस कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है, और उसको छोड़ने के लिए आपको ये फील करना पड़ेगा कि आप कितने नुकसान में हैं। जब तक आप अपने को ये फील नहीं होने देंगे कि आप नुकसान में हैं, तब तक आप सचमुच में नुकसान में रहेंगे,
ठीक है ना, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तो सचमुच में यहाँ पे प्रधानाचार्य आ जाएंगे, आप यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, दोबारा से आप प्रवक्ता बन जाएंगे। वैसे भी कौन से आपको प्रिंसिपल रह करके उसकी सैलरी मिलनी है ना, तो क्यों ना प्रिंसिपल सचमुच में बन लिया जाए। इस तरीके से आप अपने लिए स्ट्रेटेजीज बना पाएंगे। आपको अपने को फ्रस्ट्रेट रखना है। तो मैंने आपको 2 रीज़न बताए, इन दोनों ही रीज़न को आप पाएंगे कि ये हमारा रास्ता बनाते हैं। पहला रीज़न है फेथ, अपने अंदर फेथ रखिए कि ये काम मैं कर लूँगा, और इस समय ये काम इतना मुश्किल नहीं है। मैं बताऊं तो हमारे समय पे केवल 11 सीटें थी, मुझे पहली सीट लाने के लिए मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन अब 666 सीटें हैं, 3000 लोगों पे बंटनी है, तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और दूसरी रही बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे, वो इतनी ज़्यादा इंटीरियर में पड़े हुए वो भी अपनी जगह चेंज करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एक एक जगह में इतने समय से पड़े हुए वो भी चेंज करना चाहते हैं। खुद प्रिंसिपल ना होकर के प्रिंसिपल की ड्यूटी करना, ये भी अपने आप में मतलब एक डिसअपॉइंटिंग मैटर है। तो जो सचमुच में डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, आप कम से कम उनके साथ तो आगे बढ़िए, आप लोगों को निश्चित रूप में इसका लाभ मिलेगा। और देखना जो टॉपर होगा एक ना एक दिन वो भी यही बात कह रहा होगा कि मैं परेशान ना रहता उस जगह से तो मैं कभी भी प्रधानाचार्य के लिए इतनी मेहनत ना करता। तो आप मेरी बात पाएंगे, न केवल मॉनेटरी गेन होगा बल्कि प्रिंसिपल बनने में बहुत सारे लाभ आपको और मिलेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जिस भी तरीके से निकलिए पर निकलिए। इसके बाद आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, और जब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि शायद अभी भी हमारे ज़्यादातर गुरुजी लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए हैं, जबकि ये कन्फ्यूज़न शुरू से निकल जाना चाहिए था। अब तो बहुत लेट हो चुकी है, अब तो बस एग्ज़ाम सर पे खड़ा है, अब तो इन सब चीज़ों के लिए वैसे प्रश्न रह भी नहीं गया। लेकिन फिर भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मेरे वीडियो जिन्होंने देखना बाद में शुरू किए उन लोगों के लिए, कि एक तो आप लोग बार बार ये बॉदर हो रहे हैं कि इज़ द वैकेंसी गोइंग टू कैंसिल, क्या ऐसा हो जाएगा क्या कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा संघ भी बहुत प्रयास कर रहा है कि वैकेंसी कैंसिल हो जाए, और संघ को करना भी है, और संघ का ये काम भी होता है। जो पीछे छूट गए लोग हैं उनके साथ भी तो संघ को खड़ा रहना है। तो संघ का तो खैर ये काम है, जिनके साथ वो खड़े हैं संघ के उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप लोग जो कि फॉर्म भर चुके हैं, आप लोगों के लिए ये एक टॉक्सिक थॉट है, ये सोच लेना कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। बोलिए क्यों? मैं इसके कुछ रीज़न बताता हूँ आपको कि वैकेंसी कैंसिल कब होती है। वैकेंसी तब कैंसिल होती है जब वैकेंसी में कोई गड़बड़ हो, है कि नहीं, वैकेंसी में कुछ गलत बात हो रही हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों की बहुत सारे नियमों की ताक में रख करके जब उसको किया जाए तो तब वो वैकेंसीज कैंसिल होती है। ये यूकेपीएससी की आयोग की स्टैब्लिश्ड ये एक संवैधानिक बॉडी है, इसके द्वारा निकाली गई वैकेंसीज को क्या कोर्ट कैंसिल कर सकता है? आप ये सोचिए, कोर्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकता। कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ये देख सकता है कि क्या किसी के अधिकारों का हनन या फिर किसी के राइट ब्रीच तो नहीं हो रहे। जैसे हमारे यहाँ 50 साल से ऊपर वाले लोग थे, एक लॉजिक के साथ गए थे, बिल्कुल ठीक गए थे। बीएड के बिना वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपना लॉजिक कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया, और बात भी ठीक है। जब आप उन्हें प्रवक्ता बना सकते हो और प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य बना सकते हो तो उनको क्यों रोक सकते हो आप? और वो भी तब जब पहले प्रवक्ता बनने के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए लॉजिक था, जब लॉजिक था तो कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। लेकिन कोर्ट डिक्लाइन भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। जैसे एलटी वाले गए, एलटी वालों को उन्होंने क्या कहा, आपको 9.5 साल हो गए, कोई बात नहीं, मगर 10 तो नहीं हुए ना, तो जब तक 10 साल तक प्रवक्ता नहीं रह जाओगे तो आपकी एलटी की सर्विस भी नहीं जुड़ेगी। आयोग जब इसको हार नहीं मान रहा तो हम भी नहीं मानते। कोर्ट कभी भी इसमें क्या एक्सपर्ट बनने से बचता है, कोर्ट कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। और दूसरी बात, ये आयोग है, ये आयोग अपनी तरफ से कुछ नहीं निकालता, इसके पास पैनल रहते हैं। ये प्रिंसिपलों के पैनल लेकर के आएंगे, ये प्रोफेसरों के पैनल लेकर के आएंगे, और उनसे क्या करेंगे, साइन करवा देंगे कि भाई ये वैकेंसी आ रही है, इसके लिए ये आहर्ता रख रहे हैं हम। वो लोग साइन कर लेंगे, और जब उन्होंने साइन कर लिया, पैनल ने साइन कर लिया, आप कह रहे हमारे को सुनने कौन वाला है? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी कैंसिल ना होने के पीछे। एक बात मैं आपको और समझा दूँ, अगर मान लो वैकेंसी कैंसिल हो जाती तो क्या तब हमारा फ़ायदा था? हमारा तब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं कि तब प्रमोशंस मिल जाते हमें। जो लोग कह रहे हैं हमें प्रमोशन मिल जाते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलेंगे। अरे पहले वो झगड़े तो सुलझाओ जो प्रवक्ताओं के बीच में चल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं आयोग से होकर के आ रखा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं आयोग से तो नहीं होकर आया हूँ पर तुमसे पहले से हूँ, तो वो सीनियरिटी का विवाद में लेकर के बैठे हुए। तो जब हमारे झगड़े हैं तो उस झगड़े से तो हम कभी प्रधानाचार्य बन नहीं सकते,
रिटायरमेंट के अलावा और कुछ नहीं होना। तो कम से कम कुछ लोग यहाँ से तो आगे बढ़े। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इसके लिए संघ को कुछ नहीं कह रहा हूँ, संघ अपनी तरफ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि जो लोग एलिजिबल हैं उनको बिल्कुल इस चांस के लिए दूसरी थॉट नहीं लेकर के आनी चाहिए। तो ये पहली बात का आंसर है। अब दूसरा प्रश्न आपने मुझे ये पूछा हुआ है कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है तैयारी करने का। तो तैयारी करने का तरीका देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप छात्र ही हो, चाहे आप टीचर हो चाहे कुछ हो, आप इस चीज़ से बाहर निकलो, आप सब लोग छात्र हो। तो जो तरीके छात्रों के हैं, स्टूडेंटों के हैं, कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट के हैं, वही तरीके आपके भी हो सकते हैं। अब इस मैडम को देखो, ये 3 बुक लेकर के बैठी हुई है। तो आपको पहले टेक्स्ट बुक से, नोट्स से, कहीं से जहाँ अच्छा बढ़िया मटेरियल है, पहले तो उसका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको उसको पढ़ना है, स्पीड से शुरू करना है, क्योंकि अब पूरे प्रक्रिया करने का टाइम नहीं है, स्पीड से पढ़ना शुरू करना है। और साथ साथ शॉर्ट हैंड नोट्स भी आपको बनाते रहने हैं। आपके नोट्स बहुत ज़रूरी इसलिए होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स में मैं एम्फेसिस क्यों देता हूँ, क्योंकि नोट्स आपने मान लीजिए 300 पन्ने के बना दिए, अगली बार आप उसका रिवीजन करेंगे, आपने 300 पन्नों में से 200 पन्ने आपको लगभग समझ में आ चुके थे। अब आपको उसको एक बार रिवीजन के बाद दूसरे रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अब उस 100 पन्नों को भी 50% को आप एक बार और पढ़ने के बाद एलिमिनेट कर लेंगे। तो जब आप 10 से नीचे पेज में पहुंच जाएंगे, आपके पास 3, 4, 2, 5 पेज रह जाएंगे कि अगले दिन मेरा पेपर है और मेरे पास यही 5 पन्ने हैं, इन्हीं को देखना है बस मुझे जाते समय। तो सोचिए आप प्रिंसिपल बन रहे होंगे, और प्रिंसिपल नहीं बन रहे होंगे, आप उस प्रिंसिपल की लिस्ट को टॉप कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपने जब निकलना ही है तो धूम धड़ाके से निकलना है, बस ये सोच करके आगे बढ़िए आप लोग। आप दूसरे चांस के चक्कर में मत रहिए। 666 में 667वां नंबर लाने की कोशिश मत कीजिए, आप 1 से 3 नंबर लाने की कोशिश कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, ठीक है ना जी। तो आप अगर इस थॉट के साथ चलेंगे, थॉट में क्लियरिटी रहेगी, तो आपकी परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस आपकी बहुत ब्राइट होगी। तो मैंने आपको बताया नोट्स बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश करके देख ली होगी, बने बनाए वीडियोस कहीं उपलब्ध नहीं है। भाई फर्स्ट पेपर के तो वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सेकंड पेपर के वीडियोस कहीं मिले आपको? आप लोगों ने देखे होंगे, थोड़ा शुरुआत में कुछ उन्होंने 2-1 क्वेश्चन दे दिए होंगे या 2-1 बात बोल दी होगी, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, क्योंकि सेकंड पेपर के लिए प्रोफेशनल लोग इस लाइन में है ही नहीं जो वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ले दे करके बात क्या है कि या तो फर्स्ट पेपर के पढ़िए, फर्स्ट पेपर के पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर के 120 नंबर के लिए फाइट करना है, लेकिन ना, पर 120 नंबर से तो नहीं चलेगा आपका, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन आपको सेकंड पेपर में जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको अपनी बात नटशेल में बता दी कि आपको इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्टडी। तैयारी सिलेबस के अनुसार कैसे करें, सिलेबस के अनुसार हमें तैयारी क्या करें। तो सिलेबस आयोग को समझने वाले कोई भी आदमी से आप मिलकर के बात कर लो, वो आपको एक ही बात समझाएगा, आयोग ने जो भी अपने सिलेबस में लिख दिया वो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और जो नहीं लिखा गया है वो नहीं पूछा जाएगा। तो पेंसिल लेकर के बैठिए, सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर के, और देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये प्रश्न इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। बस आपने जो उसमें लिखा हुआ है उसकी तैयारी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपने, ठीक है ना। तो आप जब इस चीज़ के ऊपर आ जाएंगे तब आप समझिए कि आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कि यही पढ़ना है। एक आदमी क्या है, बहुत सारा कुछ पढ़ करके बैठा हुआ होगा, लेकिन जो आना है उसको बहुत डाइल्यूट तरीके से पढ़ा हुआ है उसने, और आपने 40% ही सिलेबस पढ़ा हुआ, लेकिन पढ़ा हुआ है 100% एफिशिएंसी से, कंसंट्रेशन से। तो आप मान के चलिए कि आप उससे कई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। केवल स्टिक टू द सिलेबस, दिस इज द पंच लाइन ऑफ टूडेज वीडियो। You are requested to stuck to the syllabus, to the topics adhere in the syllabus। बस ये मैंने आपको कह दिया, इसके अलावा आपको दाएं बाएं कहीं नहीं होना है, एक एक वर्ड जो है उसके अंदर वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात ये बताता हूँ, मैं लॉजिक बताता हूँ, देखिए इसका। आप मान लीजिए मैं एक पेपर सेटर हूँ, आप मेरे पास एक पेपर के लिए क्या देंगे, आप आयोग हैं तो आप क्या देंगे मेरे को, सिलेबस ही तो देंगे। आप बोलेंगे मैठानी जी इसका सिलेबस बना के, सिलेबस ये रहा, इस पर क्वेश्चन पेपर बना लो। अरे जब सिलेबस में जो चीज़ लिखी हुई मैं वही पढ़ करके तो क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, कि मुझे सपना आ रहा है कि मैं उससे अलग कुछ बनाऊंगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, लॉजिक यही है कि जब डिफाइन हो चुका है कि भाई यही चीज़ आपने बनानी है तो मैं वही चीज़ बनाऊंगा, और जब मैं वही चीज़ बनाऊंगा तो आप कुछ और क्यों पढ़ रहे हो।
तो ये मेरा लॉजिक है कि सिलेबस को अडहर कीजिए। अब व्हाट इज़ द मिनिमम सेफ स्कोर, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का बार बार पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा एक प्री मैच्योर क्वेश्चन है। प्री मैच्योर क्वेश्चन इस सेंस में है कि अभी मैं कैसे बता दूं आपको कि सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है ना। सेफ स्कोर अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। अभी जब पेपर आएगा, पेपर का लेवल देखा जाएगा, तब मैं आपको कुछ कह पाऊंगा कि इसका सेफ स्कोर कितना होगा। लेकिन मैं जो आपको हिंट दे रहा हूँ, आप देखेंगे कि कुछ कुछ इसके नज़दीक नज़दीक जाएगा। एक तो इसमें ये देखना आप कि क्योंकि अब क्या है कि ये विभागीय और सीमित विभागीय भर्ती है, कंपटीशन का लेवल कम है, तो पहली बात तो पेपर सरल आएगा। पहली बात पेपर सरल आएगा। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन मेरा ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए, पेपर सरल आएगा। दूसरी बात, पेपर सरल आने के बाद क्योंकि इन्होंने कट ऑफ भी कोई नीचे, मिनिमम क्वालिफाइंग भी कुछ नहीं दे रखा। अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं तब भी ये क्वालिफाई कराएंगे आपको। तो आप लोगों के लिए 45 नंबर लाना है इसमें, एक मिनिमम आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। और जो जनरली ट्रेंड होता है 55 से 65, 55 नंबर है आपके तो भी आप अंदर हैं, और 65 नंबर हैं तो भी आप टॉप कर रहे हैं। तो 55 से 65, और एक आध लोग मिलेंगे जो 70 प्लस या 75 में आ रखे होंगे, और वो एक आधी होते हैं, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे भी डिस्कार्डेड डेटा होते हैं। आप उनकी चिंता भी मत कीजिए, वो लोग आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पर मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये जिन्होंने टॉप करना है उन्होंने तो 75 से ऊपर ही देखना है, जिन्होंने टॉप करना है। तो मेरे वीडियो का तो मतलब ये है आज का कि आप 75 नंबर भी ला रहे हैं तो आप अपने को यूँ मान के चलो कि 5-7 नंबर और खींच सकता था, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। और एक लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसके, या इसके मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने कोशिश की थी आपके लिए वीडियोस बनाने की, और मैं बना भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे आप व्यस्त हैं वैसे मैं भी व्यस्त हूँ, है ना। तो मेरे लिए भी समय निकालना, और इतना पर्टिकुलर समय निकालना मुश्किल है। तो मैं जिस स्पीड से वीडियो निकाल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि मेरे कोई वीडियो आप मत छोड़िए, लेकिन आप लोगों को और भी वीडियोस या और भी स्टडी मटेरियल के लिए कहीं ना कहीं रिलाय होना पड़ेगा, ठीक है। अब इस समय मेरी जो जानकारी में आया, जितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बताया, तो ये 3 सेंटर हैं जो कि अपने यहाँ सर्विस दे रहे हैं। एक मैंने स्टडी पोर्टल का नाम सुना है, ये दिल्ली से संभवतः चल रहा है, और ये क्या करता था, केवीएस एनवीएस इनकी तैयारी कराता था। तो इनके पास जो उसका सिलेबस है, उसकी मास्टरी है, ये उसके ऊपर आपकी तैयारी करा रहा है। अब आपने ये देखना है कि ये आपके कितने यूजफुल है। केवी के सिलेबस को देख लीजिए। केवी जनरली किससे डील करता है आपको पता है, एडमिन एंड फाइनेंस से। सेकंड पेपर में एडमिन एंड फाइनेंस से डील करता है, फर्स्ट पेपर में भी वो डील करता है, कंप्यूटर से भी करता है और इन सब चीज़ों से करता है, उत्तराखंड को छोड़ करके। लेकिन सेकंड पेपर में वो एडमिन और फाइनेंस, तो केवल एडमिन और फाइनेंस वाला मैटर है, तो हो सकता है ये उसके मास्टर हों, लेकिन एक बार आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता बिना देखे हुए, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक एकलव्य कोचिंग सेंटर है देहरादून में, हो सकता है ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स दिए हैं ये उनके हों ना हो, मैंने क्योंकि नेट से उठाए हैं, तो हो सकता है ये उनके ना भी हों, मगर आप एकलव्य करके कोई देहरादून में कोचिंग सेंटर है, एक बार इस पे भी पूछ सकते हैं अगर इनके पास किस तरीके से, क्योंकि आप इनका इनकी डेमो क्लासेस, अगर ये लाइव क्लासेस चला रहे हैं तो इनकी डेमो क्लासेस में भी बैठ सकते हैं। और डेमो क्लासेस इंपॉर्टेंट है। डेमो क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 दिन डेमो क्लासेस के बाद आपको समझ में आ जाएगी कहानी कि ये कितने एक्सपर्ट लोग हैं जिनसे डील हो रही है आपकी। और एक ये स्टडी पॉइंट सेंटर दिखाया जा रहा है, एसएस स्टडी पॉइंट, इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो इनके पास भी स्टडी मटेरियल इन्होंने मुझे पीछे भेजे थे, तो वो उनमें से 1-2 चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए डिस्प्ले में लाई थी। तो इनके पास जो कंटेंट है, इन्होंने ये कंटेंट इनके क्या है, फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए एमसीक्यूज़ भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी हैं, और ये स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। तो ये अभी तक का जो सबसे मतलब जो मेरे को मतलब किसी ने स्टडी मटेरियल भेज करके इसकी मतलब वो कही है, तो अभी तक इन्होंने ही भेजा है। एकलव्य वाले और स्टडी पोर्टल वाले भी अगर मुझे भेजते तो मैं अपने वीडियो में उनको भी दिखाने की कोशिश करता, पर मे भी पॉसिबल वो मुझे जानते ना हो या उनको पता ना हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 3 सेंटर ऐसे हैं जिनमें से आप एक बार टटोल सकते हैं कि क्या ये आपके काम के हैं। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कल के दिन आज मैंने रिकमेंड किया, आपने इनसे तैयारी की और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको तो जो बुरा लगेगा लगेगा, ख़ास तौर पे मुझको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं बिना टटोले हुए, क्योंकि जब मैं जा कर के तैयारी करता तो मैं आपको बता सकता था, तो मेरे को कभी मौका मिला ही नहीं इस तरीके से इस पेपर की तैयारी करने की। तो आप अपने लेवल से इसको टटोल लें, लेकिन अगर आपका विचार है तो ये मैंने आपको ऑप्शन से दे रखे हैं, आप इसमें जा सकते हैं। और आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि आपको बहुत बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, आप अपनी तैयारी को किसी भी कीमत में हल्के ना होने दें। गर्मियों की छुट्टियों का जो फ़ायदा उठा रहा है, समझिए वही गेम में है।
अगर आप गर्मियों की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई को यहाँ पे आकर के यूँ बोलते हैं जी मैं कहीं घूमने गया था, मैं फलाना करके गया था, मेरे बच्चे का टूर था, ये था वो था, तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपको ये कड़वा क्यों ना लग रहा हो। तो आप मेरी बात का बुरा ना मानिए। गर्मियों की छुट्टियाँ आप लोगों को पूरी तैयारी करने के लिए दी गई है, और नोट्स ज़रूर बनाना। गर्मियों में नोट्स बनाओ और उसके बाद जो है केवल उसके रिवीजन में जुट जाइए। आप लोगों के लिए मैं आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।